वेलकम स्टूडेंट्स। आज फिर से हम देखने वाले हैं बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कई अहम मुद्दे। एंड टुडे वी आर फोकसिंग ऑन ऑर्गेनिक रिएक्शंस। सो ऑन विच बेसिस दिस ऑर्गेनिक रिएक्शन हैपन्स, एंड इन द सिंपल वे द रिएक्शन इज बिटवीन मीथेन and Cl2 molecule which gives us CH3Cl methyl chloride and byproduct HCl hydrogen chloride. If you show each and every covalent bond between the atom, तो आप लोग इस Cl2 molecule को भी Cl bonded with Cl दिखा सकते हो. So just focus. ऑर्गेनिक रिएक्शन तब होता है जब कुछ एटम्स का साथ छूट जाता है, जैसे कि कुछ कोवैलेंट बॉन्ड टूट जाए. वन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज ब्रोकन, वन क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड इज ब्रोकन, एंड व्हेन दिस बॉन्ड ब्रेक तो एक नए तरह का कोवैलेंट बॉन्ड जनरेट होता है. कार्बन एंड क्लोरीन का कोवैलेंट बॉन्ड न्यू कोवैलेंट बॉन्ड है, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन एटम का कोवैलेंट बॉन्ड नया कोवैलेंट बॉन्ड है. So the basic of organic reaction involves bond fission. Few bonds undergoes fission or splitting, bond splitting, or we can say bond cleavage. While there is also bond formation, new bonds का formation भी होता है, formation और association. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो, इट मीन्स दैट कुछ कोवैलेंट बॉन्ड का फिशन होता है और कुछ नए कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. बट सवाल ये है कि ये बॉन्ड फिशन होता क्यों है. सिर्फ बॉन्ड ही नहीं, इंसान का इंसान से नाता टूट जाता है, बाप का बेटे से नाता टूट जाता है, भाई भाई से नाता तोड़ देता है. तो ये तो सिर्फ एटम्स है. जिंदगी में भी कुछ ऐसी कंडीशन आती है, कुछ ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ रिश्ते नातों को तोड़ना पड़ता है, और ये तो सिर्फ बॉन्डेड एटम है. इन पर भी इस रिएक्शन में कुछ कंडीशन आई होगी जिसकी वजह से इनका कोवैलेंट बॉन्ड फिशन हो रहा है. दे आर गेटिंग अपार्ट और नए बॉन्ड का, न्यू फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड का यहाँ पे सिंथेसिस हो रहा है. तो हम लोग यही सीखने वाले हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो बॉन्ड फिशन होता है वो किस तरह का होता है और क्यों होता है, एंड उस तरह से हमें रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने में हेल्प मिलती है. सो आवर बेसिक टुडे फ्रॉम द फैक्ट विच वी आर स्टार्टिंग इज बॉन्ड फिशन. बॉन्ड फिशन से हम लोगों को शुरुआत करनी है. सो सबसे पहले तो आप लोग ये ध्यान रखो कि रिएक्शन तब होगा जब कुछ कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाए और कुछ कोवैलेंट बॉन्ड का न्यू फॉर्मेशन हो. नए जिंदगी में जैसे नए लोगों से नाता जुड़ता है, नए दोस्त बनते हैं, नए पड़ोसी बनते हैं, वैसे ही यहाँ नया कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है. और कभी कभी रिश्तों में दरार आ जाती है, खिंचाव आ जाता है, लोग एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, या कोई ऐसी कंडीशन आती होगी. वैसे ही कंडीशन यहाँ पे एटम्स में आई है, एंड ड्यू टू दैट द बॉन्ड फिशन इज हैपनिंग. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक बॉन्ड फिशन. सबसे पहले बॉन्ड फिशन क्यों होता है और कितने टाइप का है. Sometime, like if you consider ethane molecule and consider just one covalent bond, I am showing that covalent bond which is undergoing fission. As you all know, it is a bond between carbon and carbon. हर covalent bond में दो इलेक्ट्रॉन का म्यूचुअल शेयरिंग होता है. If the bond fission is such that each separating parts take away one electron, then we will get one separated part as CH3, और इस कार्बन पे एक फ्री अनबैलेंस इलेक्ट्रॉन आएगा, प्लस दूसरा जो सेपरेटिंग फ्रैगमेंट है वो भी CH3 ही होगा. इट विल ऑल्सो बी CH3, एंड इस सेपरेटेड कार्बन पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन, ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो फ्री हो जाएंगे, तो दे गेट्स फ्री. दूसरे तरह का जो बॉन्ड फिशन होता है, सपोज देयर इज बॉन्ड ऑफ, इन दिस देयर इज बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन. इस कोवैलेंट बॉन्ड में एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन है और एक क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है, बट ड्यू टू सम कंडीशन कुछ बॉन्ड फिशन किसी भी वजह से कुछ इस तरह से हो रहा है कि ये जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ऑन द क्लोरीन टेक अवे बोथ इलेक्ट्रॉन, इसका भी
और कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन ये लेकर अलग हो जा रहा है. देन वी गेट्स टू फ्रैगमेंट. द कार्बन फ्रैगमेंट और CH3 फ्रैगमेंट विल नॉट गेट any of the electron from this bond pair, while the next fragment Cl क्लोरीन जो फ्रैगमेंट जनरेट हो रहा है उसके पास दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर के दोनों इलेक्ट्रॉन उसके पास पहुंच जाएंगे. एंड हियर दे एक्वायर सम चार्ज. कार्बन बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज एंड क्लोरीन बिकम्स नेगेटिवली चार्ज. दे बिकम्स कैटायन एंड एनायन. इस तरह के बॉन्ड फ्रैगमेंट में या फिर बॉन्ड स्प्लिटिंग में एक पॉजिटिव आयन और दूसरा एक नेगेटिव आयन जनरेट होता है. वाइल इस तरह के फ्रैगमेंट में दोनों पार्ट्स को कोई भी चार्ज नहीं आता है. दे रिमेन्स न्यूट्रल एंड न्यूट्रल. सो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये जो बॉन्ड फिशन है ये कहलाते क्या है. व्हाट दे आर कॉल्ड एज. द फर्स्ट टाइप ऑफ फिशन, बॉन्ड फिशन, जिसमें दोनों बॉन्डेड एटम को एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिलता है, that is called as homolytic fission. Or homolysis. And this type of bond fission or the bond breaking, जिसमें सिर्फ एक separating part both bonded electron को लेकर अलग हो जाता है, that is called as heterolytic fission. And student, दोनों तरह का fission होने की अपनी अपनी conditions है. जैसे आपने देखा होगा कि जब फैमिली बड़ी होती है तो भाई और भाई में जमती नहीं है और बाप को या पेरेंट्स को मजबूरन उन्हें अलग करना पड़ता है. बट एट द टाइम द पेरेंट के व्यू से तो दोनों बच्चे उसके अपने हैं और जब वो बंटवारा करते हैं तो दोनों में बराबर बंटवारा करके देते हैं बिना किसी चीटिंग के. तो यहाँ पर भी जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है. कभी कभी ऐसा होता है कि ज़िंदगी में इंसान तरक्की करता है, बिजनेस करता है, पार्टनर्स बनाता है, बट बहुत टाइम ऐसा होता है कि पार्टनर्स में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है. उस वक्त जब वो सेपरेट होते हैं तो जो ज़्यादा असरदार यानी ज़्यादा शेयर वाला होगा या फिर जो ये समझता है कि मेरी ज़्यादा मेहनत है, दूसरे की कम मेहनत है, वो अपने पार्टनर्स के साथ चीटिंग कर सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर या प्रॉफिट लेकर अपने पार्टनर को चीटिंग करके बिजनेस से निकाल देता है. कुछ इसी तरह का फिशन या सेपरेशन आपको यहाँ देखने को मिल रहा है. क्लोरीन when gets separated from this CH3 group take away both of bonded electron and CH3 को एक भी bonded electron नहीं मिला है. तो इस तरह के फिशन सिर्फ केमिकल रिएक्शन में नहीं इंसानी ज़िंदगी में भी होते हैं और दोनों की अपनी अपनी कंडीशन है. जो पहला फिशन था वो नॉन पोलर कंडीशन में होता है जब पेरेंट को मजबूरन अपने बच्चों को अलग करना होता है. बढ़ती हुई फैमिली हो कोई वजह या पेरेंट कभी किसी बात से नाराज़ हो जाए दोनों बच्चों से, तो ऐसी कंडीशन में उन्हें मजबूरन अपने बच्चों को अलग करना पड़ता है. लेकिन वो लोग ये नहीं करते हैं कि एक को ज़्यादा बंटवारे में ज़्यादा चीज़ें या ज़्यादा प्रॉपर्टी दे दी, दूसरों को कम दे दी. नहीं, वो दोनों भी उनके अपने बच्चे हैं. वो जानते हैं कि ज़िंदगी में इंसानों को कभी कभी अलग होना ही पड़ता है, तो वो बंटवारा बराबर करके देते हैं. बिल्कुल उसी तरह से नॉन पोलर कंडीशन में जैसे पेरेंट किसी के लिए भी पार्शियल नहीं होता है, वैसे ही नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, अगर फिशन नॉन पोलर सॉल्वेंट में हो रहा है या फिर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर हो रहा है, इफ़ इट इज़ टेकिंग प्लेस इन द हाई टेम्परेचर और इफ इट इज़ टेकिंग प्लेस ड्यू टू अल्ट्रा वायलेट लाइट, देन मोस्ट ऑफ द टाइम फिशन होमोलाइटिक फिशन होता है एंड बोथ सेपरेटिंग पार्ट्स गेट्स फ्री इलेक्ट्रॉन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज फ्री रेडिकल्स. इनको हम फ्री रेडिकल्स बोल सकते हैं. सो दैट इज फ्री रेडिकल एंड दिस वन इज ऑल्सो फ्री रेडिकल. जहाँ पे कार्बन एटम पर एक अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हो तो ऐसे कार्बन स्पीशीज को फ्री रेडिकल बोला जाता है. ठीक है, जैसे वो दोनों भाई परिवार से तो अलग हो जाएंगे बट वो स्टेबल होंगे क्या? परिवार से अलग होने के बाद उनको भी थोड़ा सोचने का मौका मिलता है कि हमारी भी गलती हो सकती है, ज़िंदगी अनस्टेबल हो जाती है. वैसे ही जब ये बॉन्ड फिशन होता है और ये दो पार्ट एक फैमिली से सेपरेट हो जाते हैं, then they becomes highly unstable. The free radicals are very highly unstable and that free radical, दूसरा जो free radical generate हो रहा है, that is also very highly unstable. याद रखना, केमिस्ट्री और ज़िंदगी की केमिस्ट्री में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है.
एक्चुअली इंसानों ने वही सब्जेक्ट डेवलप किया है जो ज़िंदगी में उन्हें फेस करना पड़ता है। जब कोई बेटा अपने परिवार से, अपने भाइयों से अलग होता है तो वो बहुत खुश नहीं रहता है, अनस्टेबल बन जाता है, वो नए रिश्ते नाते बनाने की कोशिश करता है। उसी तरह से जब ये इथेन दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो इसके जो दो सेपरेटेड पार्ट है दे आर हाईली अनस्टेबल। ये अनस्टेबल या खुश नहीं है, दे विल ट्राई टू प्रोड्यूस न्यू बॉन्ड, क्योंकि उनको भी मालूम है कि ये अकेले ज़िंदगी में रह नहीं सकता। एंड हियर ऑल्सो व्हेन हेट्रोलाइटिक फिशन टेक प्लेस, जैसे दो पार्टनर में बिजनेस का बंटवारा हो और एक पार्टनर चीटिंग करके सारी प्रॉपर्टी या पैसा अपनी तरफ खींच ले, वैसे ही ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन एटम सारे के सारे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच ले रहा है। एंड एट दैट टाइम दे बिकम्स कैटायन एनायन। नाउ व्हाट यू थिंक, आर दे स्टेबल? जिसका लॉस हुआ है वो भी अनस्टेबल रहेगा, यस, क्योंकि अब उसको कुछ ज़िंदगी में नया करना होगा। और जिसको इलेक्ट्रॉन मिल गए एक्चुअली वो भी अनस्टेबल ही रहता है। यही ज़िंदगी की करनी है। ज़िंदगी चाहे बुक में लिखी हुई केमिस्ट्री हो या खुद ज़िंदगी की केमिस्ट्री हो, बोथ आर सेम। तो ये क्यों अनस्टेबल है? बिकॉज सपोज इसने दोनों इलेक्ट्रॉन तो निकाल लिया है, बट अब ये जो इलेक्ट्रॉन का बोझ है ये इसके ऊपर ही है, इट बिकम्स हाईली नेगेटिव। इसका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इन दोनों इलेक्ट्रॉन को सह नहीं पा रहा है। हर इंसान की अपनी कैपेसिटी होती है। बहुत बड़ा बिजनेस भी विदाउट किसी एम्प्लॉय के कोई अकेला पर्सन देख नहीं सकता है। चाहे वो अपने पर्सन को, अपने पार्टनर को निकाल दे बिजनेस से, चीटिंग करके खुद बिजनेस का मालिक बन जाए, बट वो अकेले उसको संभाल नहीं सकता है। उसको नए पार्टनर नहीं, लेकिन कम से कम एम्प्लॉयज़ तो लगेंगे, नए लोग लगेंगे जो जिनकी हेल्प ले सके। इसे भी कुछ नए एटम्स रिक्वायर्ड होंगे जिसके साथ ये अपना माइनस चार्ज एंड एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर सके। सो दे आर ऑल्सो अनस्टेबल एंड दैट टाइप ऑफ फिशन ऑलवेज टेक प्लेस इन पोलर सॉल्वेंट। जैसे बिजनेस में सेपरेशन होता है तो उसकी जो कंडीशन होती है, पेरेंट जब सेपरेट करते हैं तो वो नॉन पोलर होते हैं, लेकिन बिजनेस में जब सेपरेशन होता है तो प्रूफ दिखाए जाते हैं कि यस ये सारा मेरा था, मेरे वजह से ये बिजनेस इतना बड़ा है। यानी एक की तरफ ज़्यादा पोलैरिटी होती है। कोई बताता है, जतलाता है कि हाँ ये पूरा एम्पायर मैंने खड़ा किया है, तूने क्या किया है, तू निकल जा बिजनेस से, सब कुछ मैं रख लूँगा। तो वैसे पोलैरिटी दिखानी होती है। वैसे ही पोलर सॉल्वेंट में हेट्रोलाइटिक फिशन होता है। So these are the two kind of fission which takes place during chemical reaction. If both separated atoms gets one electron, it is homolysis. If only one atom take away both the bonded electron, then it is heterolysis. So let's copy this everyone. वीडियो पॉज करो एंड ये सब कुछ कॉपी करके रखो। आपको कंडीशन भी याद होनी चाहिए, नॉन पोलर कंडीशन में क्या होता है, पोलर कंडीशन में क्या होता है। बहुत मजबूरी में ही पेरेंट अपने बच्चों को अलग करते हैं, बट वो नॉन पोलर रहते हैं और थोड़ा गुस्से में भी होते हैं उस वक्त, मीन्स अंडर हाई टेम्परेचर और अंडर अल्ट्रा वायलेट लाइट कंडीशन। ओके, नाउ फिशन तो हो गया। अब इसमें जैसे कि हम ऑर्गेनिक रिएक्शंस की बात कर रहे हैं तो हम लोग इसमें बेसिकली कार्बन रेडिकल्स की बात करेंगे। एक और फिशन मैं लिख देता हूँ। सपोज if I consider CH3 MgBr and I am considering the covalent bond between carbon and magnesium, यहाँ पर भी दो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, बट जिस तरह से यहाँ क्लोरीन ज़्यादा असरदार था, क्लोरीन ऊपर वाले बॉन्ड में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये मिथाइल के साथ चीटिंग कर रहा है, वैसे ही यहाँ पे मिथाइल ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, द कार्बन पार्ट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड when bond breaks, so it take away both of the bonded electron and this carbon will get two free electron on itself। जबकि जो मैग्नीशियम वाला पार्ट है MgBr, मैग्नीशियम वाले पार्ट पर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे, इट विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज, दैट विल बिकम नेगेटिवली चार्ज। तो ऐसा नहीं है कि जिसके साथ चीटिंग हुई हो एक जगह वो इंसान भी कभी कभी दूसरी जगह चीटिंग करता है। यस, ये इंसानों की फितरत है। यहाँ पे कार्बन का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ले गया और यहाँ आप देख सकते हो मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन कार्बन लेकर चला गया। ऐसा होता है क्योंकि इंसान जब एक जगह धोखा खाता है ना तो उसकी फितरत होती है कि वो किसी और को धोखा दे। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर क्लोरीन ज़्यादा असरदार था ना, तब कार्बन ने मजबूरन अपने इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ दिया।
बट यहाँ पे कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो ज़बरदस्ती मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन सेपरेट कर रहा है. हियर ऑल्सो द एग्जाम्पल इज हेट्रोलाइटिक फिशन. वी आर गेटिंग अनस्टेबल रेडिकल, ये भी अनस्टेबल है, ये भी अनस्टेबल है. बट यहाँ पर आप देख सकते हो जो अनस्टेबल कार्बन पार्ट है, it is having negative charge, and now carbon part is anion, and other part जो functional group part था that is also unstable, but it is now cation. So जहाँ पर भी organic reactions में fission होता है, bond break होता है, तो कार्बन या तो न्यूट्रल रेडिकल जनरेट करता है, कभी कभी कार्बन पॉजिटिव रेडिकल जनरेट करता है, और कभी कभी कार्बन नेगेटिव रेडिकल जनरेट करता है. हम कार्बन की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं. सो समटाइम द कार्बन पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल रिमेन्स न्यूट्रल विथ वन अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन. समटाइम कार्बन पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, एंड समटाइम कार्बन गेट्स बोथ ऑफ द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन एंड एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज. इस तरह से क्या पता चलता है कि फिशन होने के बाद तीन तरह के इंटरमीडिएट स्पीशीज जनरेट होते होंगे, एंड उनका नाम है फ्री रेडिकल, दिस कैटायन वेयर कार्बन इंक्लूड्स पॉजिटिव चार्ज, आई विल कॉल इट कार्बोकेटायन, एंड दिस एनायन वेयर कार्बन हैज नेगेटिव चार्ज, आई विल कॉल इट कार्बो एनायन. तो आपको ये भी याद रखना है कि फिशन के बाद कार्बन फ्री रेडिकल में चेंज हो सकता है, कार्बोकेटायन में चेंज हो सकता है, कार्बो एनायन में चेंज हो सकता है, लेकिन वो खुश नहीं होगा, हर जगह अनस्टेबल ही रहेगा. एक से नाता तोड़ा तो दूसरे किसी से उसे नाता जोड़ना ही पड़ेगा. ये इंसान की भी फितरत है और कार्बन की भी फितरत है. सो एवरीवन नोट इट डाउन, लिख लो इसे. सो एज अ रिजल्ट ऑफ बॉन्ड फिशन व्हाट हैपेंस विद कार्बन. जब इंसान नाता तोड़ता है, जब रिश्ते से भाई से अलग होता है, बाप से अलग होता है, बिजनेस पार्टनर से अलग होता है, तो उस वक्त उस इंसान के साथ क्या होता है, वो काफ़ी खुश हो जाता है, क्या अनस्टेबल बन जाता है. वैसे ही कार्बन कैन बिकम फ्री रेडिकल कार्बन आफ्टर बॉन्ड फिशन. ये मैं बता रहा हूँ नाते तोड़ने के बाद, बॉन्ड तोड़ने के बाद क्या होता है. आइदर इट बिकम्स फ्री रेडिकल कार्बन और इट विल बिकम कार्बोकेटायन और इट विल बिकम कार्बो एनायन और कार्ब एनायन. तीनों का एग्जाम्पल अगर हम CH3 फ्रैगमेंट से दिखाएं तो आपने देखा था एक CH3 फ्रैगमेंट था जिसपे कार्बन पे एक अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन था. तो ऐसे जो फ्री रेडिकल वाले कार्बन होते हैं, दे हैव वन अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन. कार्बोकेटायन वाला जो कार्बन होता है, अगर मैं मिथाइल रेडिकल पर, मिथाइल इंटरमीडिएट पे एक कार्बोकेटायन दिखाऊं, then carbon will carry positive charge. So here carbon atom have positive charge and no unbonded electron on that. इसमें इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड है इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स है, अभी भी 3 हाइड्रोजन है, बट वो बॉन्डेड है. सो देयर इज नो अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन. एंड व्हाट इज स्पेशल थिंग ऑफ कार्बन आयन, वो जो मिथाइल वाला कार्बन आयन हमने देखा था, उसमें कार्बन के ऊपर क्या होता है, ये जो 2 डॉट हैं वो बॉन्ड से निकले हुए इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और दो अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. सो कार्बन एटम हैव नेगेटिव चार्ज एंड a lone pair of unbonded electron. Now इनका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर लो. यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, सो 3 हाइड्रोजन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड होगा और सेम कार्बन पे एक अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन आएगा. मतलब इन द वैलेंस शेल ऑफ दैट कार्बन, in the valence shell of electron, that carbon has every bond contains 2 bonded electron. तो ये जो कार्बन है वो टोटली 7 इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है इन इट्स वैलेंस शेल, लास्ट शेल में. ये 2 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ये 2 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन,
दो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन और एक अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन. सो इट हैज टोटली 7 electrons in the valence shell. Now, carbocation. If you show these 3 hydrogens with covalent bond and a positive charge, plus charge on the carbon, now you can see हर bond में दो इलेक्ट्रॉन तो होते ही हैं. So now it is surrounded by only 6 electrons in the valence shell. जस्ट 6 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल. इसका भी ऑक्टेट पूरा नहीं है, इसका भी ऑक्टेट यानी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं है. एंड व्हेन वी शो दिस वन, इसमें 3 हाइड्रोजन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड है, कार्बन पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कार्बन कैरीज नेगेटिव चार्ज बिकॉज ऑफ दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो इट इज सराउंडेड बाय 1 2 3 4 5 6 and this lone pair 7 8 means it is surrounded by 8 electrons, and all of them are very reactive and unstable. बॉन्ड तोड़ने के बाद ये अनस्टेबल है, इनको अपनी लाइफ को स्टेबल आगे बनाना है. सो ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, ऑल दिस कार्बन रेडिकल्स और कार्बन इंटरमीडिएट्स, कार्बन एटम के जो भी इंटरमीडिएट्स होते हैं, they are very unstable and highly reactive. So all of you ये लिख कर ले लो, write it down. 3 तरह के कार्बन रेडिकल होते हैं: फ्री रेडिकल, कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, हाईली रिएक्टिव, हाईली अनस्टेबल, एंड दे हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट और दे कैन हैव कंप्लीट ऑक्टेट विथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो स्टूडेंट्स, आपने देखा कार्बन ने बॉन्ड तोड़ दिया, इंसान नाते तोड़ देता है, रिश्ते तोड़ता है, बट बाद में उसको नए रिश्ते बनाने ही पड़ते हैं बिकॉज इट रिमेन्स अनस्टेबल. और उस कमी को पूरा करने के लिए, उस अनस्टेबिलिटी को हटाने के लिए इंसान नए लोगों की खोज करने लगता है कि अब कौन मेरा दोस्त बनेगा, अब कौन मेरा सहारा बनेगा. वैसे ही जब कार्बन का मॉलिक्यूल बॉन्ड तोड़ता है, चाहे वो फ्री रेडिकल बन जाए, कार्बोकेटायन बन जाए या फिर कार्बन आयन बन जाए, इट इज़ सर्चिंग द रिएजेंट्स. रिएजेंट्स वो पार्ट होता है केमिस्ट्री का या लाइफ का जो अनस्टेबल थिंग को बैलेंस करने के लिए आता है. एंड द 2 टाइप ऑफ रिएजेंट्स in the chemistry is electrophiles and nucleophiles. So let's see what is electrophile and what is nucleophile. So if I show a carbocation to you, एक चेन है, कार्बन कंपाउंड का एक चेन है, और इसमें यहाँ पर जो कार्बन है उसका एक बॉन्ड कम है. जो बॉन्ड कार्बन पर जो 4 बॉन्ड हुआ करते हैं नॉर्मल कार्बन पर, उसमें से एक बॉन्ड टूट चुका है और बॉन्डेड एटम इलेक्ट्रॉन लेकर गया है. सो दैट CH ग्रुप विल बिकम व्हाट इसमें जो भी ग्रुप अटैच था, सपोज यहाँ मैग्नीशियम ब्रोमाइड अटैच था, तो क्या होगा, बॉन्ड टूटते वक्त कार्बन उसके साथ चीटिंग करता है और कार्बन इसके बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ रख लेता है. सो दिस कार्बन बिकम्स व्हाट, कार्ब एनायन. तो ये जो साइट है इस मॉलिक्यूल का, ये जो साइट है वो कार्बो एनायन है. एंड कार्ब एनायन का जो कार्बन होता है वो कंप्लीट ऑक्टेट वाला होता है. भले ही अनस्टेबल है, इसमें कमी है, 4 बॉन्ड नहीं है कमी, लेकिन इलेक्ट्रॉन रिच होता है. इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं. सो इट इज इलेक्ट्रॉन रिच साइट. हाउ कार्बन आयन इज फॉर्म, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, यहाँ पर हो सकता है कोई लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक मैग्नीशियम ब्रोमाइड अटैच था, कार्बन ने उसके साथ चीटिंग की, उसे बाहर निकाल दिया और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन खुद रख लिए. तो ये बन गया कार्बन आयन. एंड कार्बन आयन इज वेरी इलेक्ट्रॉन रिच बट अनस्टेबल. यस, अनस्टेबल तो रहेगा ही भाई, ये जिंदगी का रूल है. अगर आप किसी को हटा दोगे अपनी लाइफ से तो आप स्टेबल नहीं रहते हो, अनस्टेबल होते हो, नए साथी आपको बनाने पड़ते हैं. Now think about what is electrophile. Consider a positive ion like H plus ion, hydrogen ion, or we can consider any positive ion or positive group like Cl plus group or Na plus group. Their positive charge indicates कि इनमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, और जिस चीज़ की कमी होती है उसी की तो चाहत होती है, जो चीज़ ना हो उसी की चाहत होती है. They are electron deficient
ये इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला है, एंड फिर वो वहाँ अटैक करेंगे जहाँ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो। सो दे आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफाइल्स, इन्हीं को बोला जाता है इलेक्ट्रोफाइल्स। व्हाट आर इलेक्ट्रोफाइल्स? इलेक्ट्रॉन को चाहने वाले, दैट इज फाइल, फाइल जो वर्ड है उसका मतलब होता है लवर, ओके। तो इलेक्ट्रॉन को कौन चाहेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन ना हो। जो चीज़ नहीं होती है ना, इंसान वही चाहता है। पैसा नहीं है, हाँ मुझे पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। शादी नहीं है तो मुझे शादी चाहिए। दोस्त नहीं है तो मुझे दोस्त चाहिए। वैसे ही इनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये इलेक्ट्रॉन को चाहने वाले हैं, एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफाइल। जो इलेक्ट्रॉन को खुद चाहता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, सो दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। Electrophiles are electron deficient, and where they can attack, they have ability to attack at that center जो electron rich center हो. So they always attacks at electron rich centers. तो बहुत बार गलत फहमी हो जाती है कि हम समझते हैं इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन वर्ड आ रहा है ना, मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन है। नहीं, इलेक्ट्रोफाइल मीन्स जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जो इलेक्ट्रॉन को चाहते हैं, उनके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं है। सो दे आर इलेक्ट्रॉन लवर्स और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रेडिकल। दे हैव एबिलिटी टू अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर्स। सो ये याद रखना, अगर H+ यहाँ अटैक करे तो भी एक कोवैलेंट बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। Cl+ इधर अटैक करे तभी भी एक कोवैलेंट बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। सपोज H+ attacks here, so we get this thing: CH3, CH2, CH, CH3, and this H+ ion and the carbon with minus charge, carbon with 2 electron and minus charge. ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है they are utilizing bond formation, and then इसका माइनस चार्ज और इसका प्लस चार्ज बैलेंस हो जाता है। तो इलेक्ट्रोफाइल वहीं अटैक करेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो, एंड इलेक्ट्रोफाइल उसको बोलता है जो कि खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जिसको इलेक्ट्रॉन की चाह होती है। सो एवरीवन नोट डाउन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इफ यू अटैक Cl+ हियर, देन कार्बन एंड क्लोरीन का बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ रेडिकल which is found in the organic reaction is nucleophile. याद रखना, जो चीज़ हमारे पास नहीं होती है, जो हमारे पास नहीं होती है, हमें उसी की चाहत होती है। सो रिएजेंट्स में जो चीज़ ना हो वो रिएजेंट उस चीज़ की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, यानी उसी को चाहते हैं, एंड दैट इज व्हाई द न्यूक्लियोफाइल वर्ड्स, एज आई टोल्ड, फाइल का मतलब होता है लवर, सो इसका सिंपल मीनिंग है न्यूक्लियस लवर। और दूसरे वर्ड्स में न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है, सो वी कैन से दे आर लवर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अगर ये पॉजिटिव चार्ज को चाहने वाले हैं तो ये खुद नेगेटिवली चार्ज होंगे, मीन्स दे शुड बी इलेक्ट्रॉन रिच। ये खुद इलेक्ट्रॉन रिच होने चाहिए, तभी तो ये वहाँ अटैक करेंगे जहाँ पॉजिटिव चार्ज या फिर कम इलेक्ट्रॉन हो। So nucleophiles are electron rich radical, and they have ability to attack on electron deficient center. Now take one example. पहले हम एक ऑर्गेनिक बॉन्ड फिशन होने के बाद जो कार्बन की हालत होती है उसको एनालाइज कर लेते हैं। सपोज दिस कार्बन हैज पॉजिटिव चार्ज, यानी इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसमें अभी सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, एंड ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट है, कार्बोकेटायन है। दिस इज कार्बोकेटायन एंड दिस कार्बोकेटायन हैव पॉजिटिव चार्ज। ऑफ कोर्स इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। अब कौन से टाइप के रिएजेंट्स वहां अटैक कर सकते हैं? बिल्कुल उसके अपोजिट रिएजेंट। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो कुछ इलेक्ट्रॉन रिच रेडिकल्स और
इलेक्ट्रॉन रिच reagents like OH minus, Br minus, जिनके अंदर unbonded electron and negative charge होता है, they can go there and they can attack on that carbon. ये भी अनस्टेबल है, वो भी अनस्टेबल है, इसके साथ किसी ने चीटिंग की, इसका इलेक्ट्रॉन लेकर गया, इसे अनस्टेबल बना दिया, इन रिएजेंट ने किसी दूसरे के साथ चीटिंग की, उससे इलेक्ट्रॉन खींच लिया, लेकिन अभी भी अनस्टेबल है. सो दिस रिएजेंट्स आर नाउ न्यूक्लियोफाइल्स. यही है वो न्यूक्लियोफाइल्स which are searching for what? They are searching for nucleus, exposed nucleus or the positive charge, electron deficient center. If they attack here, then क्या होगा? We will get this type of organic molecule. Suppose ये जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है और नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन, ये आपस में बॉन्ड बनाते हैं, तो एक COH बॉन्ड जनरेट हो जाएगा और इसका माइनस और इसका प्लस चार्ज बैलेंस हो जाएगा. So this is what nucleophile means. So everyone can copy the example of nucleophile and what it means too. Watch video and write it down.